आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 2। चैप्टर 1 पढ़ लिया है ना। ठीक है, चैप्टर 1 क्या था? सेट्स पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन पढ़ने के लिए ये जानना होगा किस चीज़ का रिलेशन यहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो रिलेशन हमें पढ़ना है यहाँ पे जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है सेट्स। तो दो सेट्स हमें दिए रहेंगे, उनके एलिमेंट्स होंगे कुछ, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको पढ़ना है हमें। ठीक है, जैसे मैं दो सेट्स ले लेता हूँ। एक सेट ले लिया मैंने सेट ए में कुछ एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3। ठीक है, और सेट बी ले लिया मैंने दो सेट ले लिए ए और बी 4 5 ये ले लिया मैंने। तो दो सेट्स हैं ए और बी, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 4 5। तो इनके बीच में अब रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन दो सेट के बीच का रिलेशन हम कैसे बताएंगे कि कुछ एलिमेंट जो है सेट ए में है कुछ बी में है, तो ए के कुछ एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जो है बी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है। ठीक है, तो हो सकता है 1 जो है 4 के साथ रिलेशन बना रहा हो, है ना, 1 5 के साथ बना रहा हो, 2 जो है 3 के साथ बना रहा हो। ठीक है, उसके बाद 2 जो है 5 से बना सकता है, 3 भी 4 और 5 दोनों से बना सकता है। ठीक है, तो रिलेशन दो तरीके से दिखा सकते हैं, ए का बी के साथ या बी का ए के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ए का बी के साथ, तो ए के एलिमेंट जो है बी के साथ रिलेशन बना रहे हैं। अगर बी का रिलेशन ए के साथ दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, है ना। तो 4 पहले हो जाएगा और 1 2 3 बाद में, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने दिखाया ये रिलेशन जो है ए टू बी है। ठीक है, रिलेशन ए टू बी की तरफ, ये जो है रिलेशन बी टू ए। ठीक है, बी का रिलेशन ए के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक है, इसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, ये टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो दो सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एक तरह से। ठीक है, जैसे यही दोनों सेट्स हैं तो इसका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं क्रॉस से। ठीक है, क्रॉस के साइन से, ए क्रॉस बी अगर मुझे लिखना है तो इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 1 4। ये भी एक तरह का सेट ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स भी क्या है, एक सेट है ना। किसका कौन सा सेट है, उस सेट को बोल रहे हैं ए क्रॉस बी, एक सेट है। ठीक है, और उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 4 1 5 2 5 2 4 सॉरी 2 5 और 3 5। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 5। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सेट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से लिखते हैं। अगर दो सेट्स दिया हुआ है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी से उसको डिनोट करेंगे। ये भी एक तरह का सेट्स है, लेकिन इसमें क्या है, दो एलिमेंट्स एक साथ है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 1 है इसका 4 के साथ रिलेशन है, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5, 3 का 5 के साथ। तो ये जो है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको बोलेगा डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। तो ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्या बोलेंगे, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दोनों जो सेट हैं वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होना चाहिए। ठीक है, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा, इज दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर।
सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर मतलब जितने भी पेयर हम बना सकते हैं, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, है ना। जितने हम पेयर बना सकते हैं दोनों के एलिमेंट्स को लेके, एक एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, तो 1 का हम दोनों के साथ बना सकते हैं, 2 का 4 और 5 के साथ, 3 का 4 और 5 के साथ, है ना। ठीक है, 3 का 4 के साथ नहीं बनाया यहाँ पे ना, ये 3, 4 भी यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जितने हम मैक्सिमम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं वो सारे एलिमेंट जो होंगे ए क्रॉस बी के अंदर होंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर ऑफ किसके एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, सॉरी ए एंड बी, है ना, ए और बी सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरह से लिखेंगे इसको, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी इजकल टू हम लिख सकते हैं पी ए कॉमा बी। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर किसे लिखा जा रहा है, देखो 1 4 लिखा जा रहा है ना, 1 5 लिखा जा रहा है, 2 4 लिखा जा रहा है, 2 5 लिखा जा रहा है, 3 4 3 5 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी को लिखा है ए कॉमा बी से, वहाँ पे ए जो है वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ए से, है ना। तो वैसे ही 1 जो है 1 किस से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो किस से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड वाले सेट से। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लिखते हैं दो सेट का, तो दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और उसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब जितने भी दो पेयर हम बना सकते हैं दोनों के एलिमेंट को लेके वो सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, और ए क्रॉस का बी का मतलब है कि पहला जो एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है बी से बिलोंग करेगा। अगर यहीं पे बी क्रॉस ए बोलता, ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी मैंने निकाला और बी क्रॉस ए अगर निकालना होता तो क्या लिखते हम, 4 पहला एलिमेंट किससे होता, बी से होता, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते, इसको अगर डिफाइन करें बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी सेट एंड ए बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं बताओ, ए के बी के अंदर थे 4 और 5, है ना, बी जो था हमारा 4 और 5 था, और ए जो था हमारा वो था 1 2 3। ठीक है, तो 4 का 5 के साथ पहला एलिमेंट बी का लेना है, दूसरा ए का लेना है, तो 4 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 का तीनों के साथ 5 1 5 2 और 5 3। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। ठीक है, तो बी कॉमा ए लिखेंगे, ए क्रॉस ए बी होगा तो ए कॉमा बी लिखेंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो ये इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें वही बस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा उसी को यूज़ करना है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है वो हमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3, तो फाइंड x एंड y। तो ये जो कॉमा करके लिखा था ना, ए कॉमा बी, जैसे मैंने बताया था ए कॉमा बी, है ना। ठीक है, दो सेट्स थे, उनका जो एलिमेंट्स था उनका रिलेशन बनाया था, ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी के लिए, बी क्रॉस ए के लिए बी कॉमा ए लिखा था, है ना। तो वैसे ही ये इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होंगे, है ना, जैसे मैंने दो ऑर्डर पेयर ले लिया, ए कॉमा बी इजकल टू सी कॉमा डी। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर एक है, ये एक ऑर्डर पेयर। तो जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। अगर इस तरह से इक्वल दिया हुआ है दो ऑर्डर पेयर, तो हम बोल सकते हैं ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x/3 + 1, तो हम बोल सकते हैं x/3 + 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 5/3, है ना, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, ए को इजकल टू सी बोला है, उसी तरह से 5/3 बोल देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x/3 इजकल टू 1 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -1, यहाँ एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 आ गया एलसीएम, 5, यहाँ पे 3 1 जा 3, तो कितना हो गया
2/3, तो x/3 इजकल टू 2/3, तो x इजकल टू 2/3 इंटू 3 कैंसिल, तो x इजकल टू आ गया 2, x की वैल्यू आ गई। उसी तरह से y को निकालने के लिए दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल रख देंगे, है ना। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा, y माइनस 2/3 है, इसको रख देंगे 1/3 के इक्वल, ठीक है। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इजकल टू 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर 1 + 2, तो कितना हो गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो जब भी ऑर्डर पेयर इक्वल दिया होगा तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल दिए हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए एक सेट है उसके अंदर कितने 3 एलिमेंट्स हमें दिए हुए, एंड द सेट बी में जो एलिमेंट है वो 3 4 5 है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें निकालना है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 4 5 3 एलिमेंट बी में भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखो इससे एक फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें दे रखा है 3, ठीक है, और बी जो सेट है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पूछा है ए क्रॉस बी के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ए क्रॉस बी होता क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनका बी के साथ जितने ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं वो सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं। तो ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ ए के अंदर कुछ 3 एलिमेंट्स मैंने अज्यूम कर लिए, मान लो ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, तीसरा सी मान लिया, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए के अंदर ना। तो उसने बोला है 3 एलिमेंट्स, तो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। अब ए क्रॉस बी मुझे निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं, पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। तो ए के साथ मैं इन तीनों का बना सकता हूँ, a,3, ठीक है, b,4, सॉरी a,4, अभी ए के साथ ही तीनों का बनाते हैं, फिर a,5, ठीक है। तो ये तीन ए के साथ बनेंगे और बी के साथ बन जाएगा b3 b4 और b5, ठीक है। ये बी के साथ बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया क्वेश्चन अब, ठीक है। b5, उसके बाद वैसे ही सी के साथ तो c3 c4 और c5, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैक्स जो पॉसिबल एलिमेंट्स है वो यही होंगे। तो टोटल देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो एक चीज़ और देख सकते हैं, ए का 3 के साथ बनेगा, बी का 3 के साथ, सी का 3 के साथ, तो इसके लिए 3, इसके 3, इसके 3, तो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है, और उसके बाद हमें तो उसने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन के बता सकते हैं कितने आ रहे हैं 9, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इजकल टू 9, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वो फार्मूला हम देखते हैं। देखो 3 एलिमेंट इसमें थे, 3 एलिमेंट इसमें थे, तो सबका 3 3 बनेगा, तो 3 बार का अगर मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी 3 है, तो 3 × 3 भी क्या होता है 9 होता है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि पहले का तीनों के साथ, दूसरा तीनों के साथ, तीसरा तीनों के साथ, 3 3 6 और 3 9 बन रहे टोटल, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, डायरेक्ट फार्मूला ये हो जाएगा, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट इन बी, ए हमें कितना दिया था 3, और बी में हमें दिख रहा है 3 एलिमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 लिखेंगे उसको भी, तो कितना आ गया 9। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमें बोला था ना कितने हैं, तो हम गिन के भी बता सकते हैं और ये फार्मूला अब हम यूज़ करके भी बता सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में पूछे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट बस बोले, है ना, और ए क्रॉस बी में, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने उसी बताया समझाने के लिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट पूछे तो डायरेक्ट ये फार्मूला हमें लगा देना, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ जी इज कल टू 7 8, जी के अंदर 2 एलिमेंट दे दिए 7 और 8, एंड एच इज कल टू 5 4 2, एच के अंदर है 5 4 और 2,
तो हमें निकालना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, है ना। तो दोनों एक तरह के ही क्वेश्चन है, तो एक मैं बता देता हूँ इसमें से जी एच, है ना, एच जी हम निकाल लेना। तो जी इजकल टू मैं बोल सकता हूँ, जी के अंदर है 7 और 8, है ना, और एच के अंदर है 5 4 2, ठीक है। तो जी क्रॉस एच कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कि जो भी एलिमेंट है उनका कितने ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से, और सेकंड एलिमेंट एच से। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है जी का लेते हैं 7, उनका तीनों के साथ हम बना देते हैं, ठीक है। 7 4 7 2 ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब फर्स्ट एलिमेंट तो जी का ही होना चाहिए, तो 8 लेंगे, 8 5 8 4 एंड 8 2, ठीक है। तो ये टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 इंटू 3 भी बोल सकते हैं, 2 एलिमेंट इसमें 3 इंटू इसमें, तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट। अगर क्वेश्चन में पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ तो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, है ना। और वैसे फॉर्मूले से क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें और इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम निकाल लेते अगर पूछता तो, ठीक है। अब एच क्रॉस जी है वो करके देख लेना, ठीक है। सेम इसी तरह से पहला एलिमेंट एच का होगा, दूसरा जी का होगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चेक करना है, ये स्टेटमेंट्स दिए हुए, ठीक है। तो इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है तो हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अगर ट्रू आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको दोबारा से लिखना है करेक्ट करके, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ़ पी इजकल टू एम कॉमा एन एंड क्यू इजकल टू एन कॉमा एम, देन पी क्रॉस क्यू जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये क्या क्या ये सही है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो बोल रहा है कि पी के अंदर एम और एन एलिमेंट है ना, क्यू के अंदर एन एम एलिमेंट है, तो पी क्रॉस क्यू की वैल्यू ये है। तो क्या पी क्रॉस क्यू की वैल्यू ये होगी, देखते हैं हम करके, है ना। तो पी की वैल्यू जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, पी की वैल्यू जो है एम कॉमा एन बोल रहा है, ठीक है, और क्यू की वैल्यू बोल रहा है एन कॉमा एम। तो पी क्रॉस क्यू निकालने के लिए बोल रहा है, उसकी वैल्यू ये बता रहे थे। पी क्रॉस क्यू हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट पी से है, सेकंड एलिमेंट क्यू से। तो फर्स्ट एलिमेंट पी से है एम, ठीक है, और क्यू से लेंगे तो एक और एन लेंगे, फिर एम और एम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एन एन हो जाएगा और एन एम हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट पी से, सेकेंड क्यू से, ठीक है ना। तो ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, बस एम एन और एन एम दे रखा है, तो ये गलत है ना, फॉल्स स्टेटमेंट हो। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, इफ़ पी इजकल टू एम एन क्यू इजकल टू एन एम देन पी क्रॉस क्यू इजकल टू दिस, ठीक है। ये आंसर होगा मेरा, ठीक है। वैसे ही अब सेकेंड पार्ट देखें, तो क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, है ना, ए और बी नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उनके अंदर है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, कुछ एलिमेंट है, अगर एम्प्टी होता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देन ए क्रॉस बी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है ना। तो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें यही था कि दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए हमारे पास। तो ये भी यही कह रहा है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो यहाँ तक तो बात सही है कि ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए एंड बी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, बिल्कुल होगा। अगर ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 एलिमेंट है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट है 4 5, तो ए क्रॉस बी के भी अंदर तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे ही, 1 4, है ना, 1 5 आएगा, 2 5, ठीक है, 2 4। तो अगर दो सेट नॉन एम्प्टी है तो उनका क्रॉस भी जो होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा। तो ये भी बात सही है ना। और जो उसका ऑर्डर पेयर होगा किस फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा, जहाँ पे एक्स जो है ए से बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, पहला ए क्रॉस बी बोल रहा है तो पहला जो एलिमेंट है एक्स वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से करना चाहिए। वही ये कह रहा है, ऑर्डर पेयर होगा एक्स कॉमा वाई, एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई किस से बिलोंग करना चाहिए, बी से, तो बी से करेगा। सही कह रहा है मतलब, है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। समझ में आया ना, जो डेफिनेशन है उसी को उसने बताया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ए इजकल टू दे दिया 1 2, बी इजकल टू दे दिया 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इजकल टू 5, ये हमें
देखना है इसकी वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, देखते हैं। तो ए के अंदर है 1 2 और बी के अंदर है 3 4। ठीक है, तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये एक सेट है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो बी इंटरसेक्शन 5, बी इंटरसेक्शन 5 का मतलब बी के एलिमेंट और 5 मतलब नॉन, 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। 5 की वैल्यू क्या होती है, बी एक सेट है और उसके साथ कौन सा सेट है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो 5 की वैल्यू हमें पता है, 5 इक्वल टू क्या होता है, खाली, है ना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, अगर बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू निकाले तो कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन 5 का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 5। तो अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या है, 5, है ना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए के अंदर कुछ एलिमेंट है और 5 मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पहला एलिमेंट इससे, दूसरा एलिमेंट इससे। तो पहला एलिमेंट ए के अंदर तो मुझे एलिमेंट मिल रहा है 1 और 2, लेकिन 5 के अंदर कुछ एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कुछ भी सेट बन ही नहीं पाएगा, ऑर्डर पेड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये सही है, ट्रू हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। ठीक है।